Assalamu alaikum students. In the last lecture we were discussing the flow chart diagram. This was a check sheet and the last we discussed check sheet हो गया था, Pareto analysis शुरू करना था और हमने एक छोटा सा आर्टिकल देखा था हिस्टोग्राम का। जी ये वाला। तो हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था और ये शो करता है फ्रीक्वेंसी को। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमने जो प्रॉब्लम यहाँ पे उस दिन हम मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही थी वो ये थी कि एक्स एक्सिस पर ये स्केल हमने कैसे बनाना है ना। तो इस स्केल को डिस्कस करने के लिए एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन मुझे मिली है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी। दिस वन। जी दिस इज़ द प्रेजेंटेशन, मैंने इसे नेट से उठाई है और दिस वाज मेड बाय कैथी कूपर ने बनाई है और उसने ये एक जौन सा है वो इसमें सारे 7 टूल्स जौन से हैं वो डिस्कस किए हैं बहुत अच्छे से, उसको एग्जांपल्स के साथ और उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन भी किया। अच्छा अब ये हिस्टोग्राम को ही यहाँ पे देखिएगा, उसने कहा कि ये एक बार चार्ट होता है, ठीक है ना, और ये अपने आपका जो डाटा है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डाटा कौन सा होता है, वो डाटा हम किसी चीज़ का सम ले सकते हैं, उनका हम मीन, उस सम को हम यूज़ करके उसका मीन निकालेंगे और मीन को कैलकुलेट, मीन से हम उसके मैक्सिमम, मिनिमम और रेंज, रेंज क्या था, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम, ठीक है ना। तो रेंज को कैलकुलेट करेंगे, जो डाटा हमारे पास होगा उसकी रेंज को कैलकुलेट करेंगे। तो ये वो डाटा सेट है जिसको फिर हमने फर्दर आगे यूज़ करना है। अच्छा अब रेंज को हमने यूज़ करना है किस लिए, टू एस्टिमेट द बिगनिंग एट द एंड, कि हमने वो जो हमारा ग्राफ बनता है वो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पर ख़त्म होगा। तो कैलकुलेट, अब ये जो आपके पास बार ग्राफ बना हुआ था, इस बार ग्राफ में जो उसकी विड्थ थी, बार की विड्थ कौन सी है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, तो वो उसकी वो कितनी चौड़ी होनी चाहिए ना। तो वो कहता है कि उसके लिए ये है कि जो आपने जो रेंज कैलकुलेट की है, जो आपके पास डाटा सेट था उसमें डिवाइड करना है आपने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है ना, कितने आपके पास कॉलम्स हैं, आपने उसको कॉलम किस नंबर ऑफ कॉलम्स किस पे डिपेंड करेंगे, वो डाटा पे डिपेंड करेंगे कि डाटा किस किस्म का है, डाटा में कितनी वेरिएशन है, ठीक है। तो उससे उसको हम डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास विड्थ आ जाएगी उसकी। एग्जाम्पल उसने वही हमारे पास हिस्टोग्राम की एग्जाम्पल उसने कहा है कि एक एक्मी पिज़्ज़ा शॉप है, ठीक है ना, ये पिज़्ज़ा शॉप का नाम है एक्मी। अब पिज़्ज़ा शॉप में जो उनकी लास्ट थर्सडे थी, कोई एक दिन है, और उस दिन जो उनकी सेल हुई है उसका डाटा सेट है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने स्टडी करना है। तो डाटा सेट क्या कहता है कि जो कस्टमर आया, पहला कस्टमर था उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया, जो दूसरा था उसने 2 स्लाइसेस, ये स्लाइसेस का डाटा है कि एक पिज़्ज़ा के कितने स्लाइस, कितने कस्टमर्स आए थर्सडे की नाइट को, और थर्सडे नाइट में हर कस्टमर ने कितने स्लाइसेस डिमांड किए। नेक्स्ट कस्टमर ने 2 स्लाइसेस डिमांड किए, उससे नेक्स्ट जो आया उसने 1 डिमांड किया, फिर 2, फिर 2, फिर 4, देन 1, then 2, then 1, then 2, then 2. तो this is the basically this is the data set, okay। तो ये डाटा सेट कौन सा है, इस डाटा सेट को देन हमने ये आगे, हाँ जी, तो अब ये आपके पास जो ये पूरा डाटा था उसके आपने मीन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। मीन के जितने नंबर ऑफ, ये पीछे जाएं अगर हम, जी ठीक है ना, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 28 29 30 32 32 मल्टीप्लाई 4 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास 32 मल्टीप्लाई 4 8 और 128 के करीब आपके पास ये डाटा सेट है। तो जो इन सबको आप जमा करेंगे, समेशन करेंगे, उसके बाद उनका मीन निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर से 128 जैसे मैंने कहा उसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाता है, इसकी मीन वैल्यू आ जाती है 2.032258। अब इस डाटा सेट में मैक्सिमम जो स्लाइसेस डिमांड किए गए थे वो क्या थे, 7, और मिनिमम थे 0। इसका मतलब है रेंज क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस क्या आ गया, 7, ठीक है ना। तो उसका क्वेश्चन है फॉर 7 कॉलम्स व्हाट वुड बी दी विड्थ
उसकी विड्थ क्या होगी, तो उसके लिए हमने क्या फार्मूला यूज किया था, रेंज क्या है 7 और कॉलम कितने हैं हमारे पास 7 कॉलम्स, व्हाट वुड बी दी टोटल, अब कॉलम कितने होने चाहिए थे, जितने आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम रेंज का डिफरेंस है उतने कॉलम होने चाहिए ना, तो रेंज क्या है 7 बाय कॉलम, कॉलम भी कितने 7, तो 1 स्लाइस, इसका मतलब है कि आपके पास जो इसकी कॉलम है वो 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर जो भी आपने इसका कौन सा है वो इसका स्केल है वो आप इसका सेट कर लेंगे, ये आपके पास सेट हो गया। अब वो जो आपका पूरा 128 लोगों का डाटा सेट था उसमें से अब ये देखें कि आपने 1 सेंटीमीटर सबकी जो विड्थ है वो इक्वल होगी, और कितने स्लाइसेस थे, मैक्सिमम 0 से लेके 7 तक स्लाइसेस थे। 1 स्लाइस कितने लोगों ने ऑर्डर किया, 33 ने। 2 स्लाइस कितने लोगों ने, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी के मैक्सिमम कितने, जो हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डर प्लेस हुआ है वो 65 का था, तो हमने 0 से 70 तक रेंज, ये फ्रीक्वेंसी है, इसके नंबर ऑफ टाइम्स ऑर्डर्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे इसको। तो 1 पीस का ऑर्डर कितने लोगों ने दिया, 33 ने। 2 पीस का ऑर्डर कितने लोगों ने दिया, 65 ने। 3 का ऑर्डर 8 लोगों ने, और 4 स्लाइसेस का ऑर्डर वाज प्लेस्ड बाय 12 पीपल, 12 कस्टमर। 5 और 6 किसी ने भी नहीं डिमांड की, और 7 का ऑर्डर एक कस्टमर ने डिमांड किया। तो ये आपके पास आ जाएगा डाटा जो कि आपने हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब आगे फर्दर इसके ये किस तरह से हेल्पफुल है, तो इसमें क्या है आपको पता चल जाएगा कि कितने 2 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ाज मोस्ट कॉमन ऑर्डर प्लेस्ड, इससे आपको एक ये बात पता चली। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग नेक्स्ट थर्सडेज लेट नाइट डिमांड। देखिए आपके डेज के जो मार्केटिंग होती है उसमें होता है ना कि आप सब जो उनसे वो शॉपकीपर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, बड़े अकॉर्डिंग टू डैट उनकी शॉप के हिसाब से उनकी सेल्स हो रही होती है। कुछ जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो या आपकी जो शॉपिंग है वो वीकेंड्स में अच्छी हो रही होती है, तो थर्सडे नाइट में, लेट नाइट में, इसी तरह से डे में भी मिडल जो मिड नाइट होती है उसमें डील्स वो दे देते हैं, और इसी तरह से जो आपका डे डील्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, इवनिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है सेल, तो उस वक्त डील्स की ज़रूरत नहीं होती, या उस वक्त की सेल का जो ग्राफ है जो उसका डाटा है वो डिफरेंट होगा। तो ये आपको ये उससे किसका डाटा था, ये थर्सडे लेट नाइट का डाटा था। तो नेक्स्ट थर्सडे के लिए भी ये प्लानिंग जब हमने करनी है तो हमें हेल्पफुल होगा हिस्टोग्राम कि किस तरह से हम इसको प्लान करेंगे। देन ये आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि इफ़ यू आर एन एक्मी मैनेजर हाउ कुड यू अप्लाई दिस इंफॉर्मेशन। आपको पता होगा कि आपने मैनेजमेंट करनी है, आपने नेक्स्ट थर्सडे को आपके पास कितने ऑर्डर मैक्सिमम प्लेस हो सकते हैं, और उसमें कितने जौन सा है आपने उसके लिए कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है, कितने लोग आपके पास मौजूद होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया हिस्टोग्राम का एक। हिस्टोग्राम के बाद हमारे पास आता था पेरिटो एनालिसिस, बेसिकली हमने आज शुरू करना था फिश बोन डायग्राम। ठीक है ना, तो फिश बोन डायग्राम बेसिकली क्या है, जो इशिकावा ने फर्स्ट टाइम करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, वो फिश बोन डायग्राम ही थी, वो ये कैरो इशिकावा। ठीक है ना, जिसने ये 7 टूल्स बेसिकली दिए थे, और इसने डेमोक्रेटाइजिंग स्टैटिस्टिक्स, क्या वर्ड उसने कहा कि इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटाइजिंग स्टैटिस्टिक्स, इसने स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस को बहुत इजी बना दिया, डेमोक्रेटाइज कर दिया। और बेसिक 7 टूल्स जो से हैं वो इसको लेस कॉम्प्लिकेटेड है फॉर द एवरेज पर्सन, कि हर पर्सन जो है वो इसको यूज़ कर सकता है। और इसे गुड विजुअल एड्स मेक स्टैटिस्टिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल मोर कंप्रिवेंडेबल, कि जो विजुअल एनालिसिस है उसको हमें देखें, जिस तरह हिस्टोग्राम था हमें देखने से फौरन पता चल जाता है कि कौन सी बार ग्राफ सबसे ज़्यादा बड़ी है, उसमें कितनी रेंज क्या है, मैक्सिमम क्या था, मिनिमम क्या था। तो इसी तरह से बाकी सब टूल्स भी जौन से हैं वो हमें ईजीली इंटरप्रेट कर देते हैं एनालिसिस को। तो जो फिश पॉन्ड डायग्राम है, यहाँ जो आपके पास इसको हमने सेकंड नेम इसका क्या था जी, हाँ जी, ये था कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या इशिकावा डायग्राम, ये थी ना हमारे पास। तो इसमें इसने ये देखिए ये बताया हुआ है कि एक आपने इसमें सबसे पहले क्या एनालिसिस करना है कि प्रॉब्लम क्या है सिस्टम में, जिस भी आप उसकी रूट कॉज क्या है जिसको आप एड्रेस करना चाहते हो ना। तो आप एक आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है, प्रॉब्लम की रूट कॉज को डिटरमिन करने के लिए कितने फैक्टर्स जो है वो पॉसिबली इन्वॉल्व हो सकते हैं उस प्रॉब्लम में, ये आपने इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो इसकी देखें ये इसकी शेप कौन सी है, वो फिश लाइक है, इसकी एक हेड होता है और एक इसकी टेल होती है। हेड पे हम इस प्रॉब्लम को रखते हैं और टेल के साथ साथ हम इधर जाते हैं कि हमारे पास कितने डिफरेंट तरह के फैक्टर्स कौन से हैं वो इसमें अफेक्ट कर रहे हैं। तो नो स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व, इस तरह इस टूल में कोई स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए हम इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कह सकते हैं। मैप्स आउट अ प्रोसेस एंड द प्रॉब्लम, आप चाहे कोई प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं या किसी प्रोसेस को एड्रेस कर रहे हैं तो आपने इसे मैप आउट करना है कि आपने इसको जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उन सबको आपने राइट डाउन करना है। मेक इम्प्रूवमेंट ईजियर, इसी वजह से क्या होगा कि जो प्रॉब्लम होगी वो हमें इजीली पॉइंट आउट हो जाएगी और उसे हम इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं वो भी हमारे पास उसके जो ब्रेन स्टॉर्मिंग से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये लुक्स लाइक अ फिश स्केलेटन। सबसे पहले क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ड्रॉ द स्पाइन एंड द बोन्स। ये आपके पास आपने श्रिंकेज, जिसने कहा कि हाई इन्वेंट्री श्रिंकेज एट लोकल ड्रग स्टोर, इन्वेंट्री जो होती है उसमें श्रिंकेज हो रहा है, वो कम आ रहा है। तो वो क्यों कम आ रहा है, इसके लिए उसने कहा कि हमने इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम को ऐड कर दिया, ठीक है ना। प्रॉब्लम को ऐड करके यहाँ पे हमने प्रॉब्लम लिख दिया। प्रॉब्लम लिखने के बाद यहाँ पर हमारे पास हमारी ये बोन आ रही है, बोन पे हमने क्या कर दिया, ये स्केलेटन ड्रॉ कर रहे हैं हम कि स्पाइंस क्या, यहाँ पे इसको हम जो है ना 5M बी टेक्निक भी कहते हैं, कहीं लिखा था, मैं इसको जाती हूँ आगे, चले फिर बाद में बताती हूँ कि इसमें मैन कितने इन्वॉल्व है, मशीनरी कौन सी इन्वॉल्व है, मटेरियल कौन सा इन्वॉल्व था और मेथड कौन सा अडॉप्ट किया गया है। तो ये सारे जो इसमें हमारे पास इन सब टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, इन सब फैक्टर्स को हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अगर हम सपोज यहाँ पे ये मैन, कितने मैन इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, यहाँ पर क्या है कि मेथड क्या है, यहाँ पे क्या है मटेरियल हमने कौन सा यूज़ किया था। तो ये डिफरेंट हम यहाँ पे इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। ये सपोज वो कहता है कि इसमें एम्प्लॉयज हैं और शॉप लिफ्टर्स हैं, दो तरह के यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं इस एग्जाम्पल में। आइडेंटिफाई, एग्जाम्पल क्या थी हमारे पास, प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास कि हाई इन्वेंट्री श्रिंकेज थी एट लोकल ड्रग स्टोर पर। तो आइडेंटिफाई डिफरेंट एरियाज वेयर प्रॉब्लम में अराइज फ्रॉम, हमने डिफरेंट एरियाज को हमने एड्रेस करना है। हाई इन्वेंट्री श्रिंकेज में यहाँ पे वो कहता है कि अब हमारे पास क्या है, दो तरह के लोग इसमें, इस प्रोसेस में दो तरह के लोग इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयज और शॉपलिफ्टर। तो श्रिंकेज में क्या होगा, एंटी थेफ्ट टैग्स पोरली डिजाइंड, ठीक है ना, कि आप हो सकता है कि कोई वहाँ पे चीज़ें निकल तो रही हैं लेकिन परचेज तो हो रही है लेकिन उसमें इन्वेंट्री जो सी है वो कम जा रही है। उसकी वजह ये हो सकती है कि चीज़ें निकल रही हैं तो जो आपके पास एंटी थेफ्ट टैग्स हैं वो डिज़ाइन ठीक नहीं किए हुए ना। कि आपको पता है हर चीज़ के ऊपर एक खास उसका आईडी नंबर होता है और उसमें उसकी खास गिनती होती है जिसका पूरा रिकॉर्ड होता है। अदरवाइज तो अगर ऐसा ना हो तो कोई भी शॉप में जो उसके शॉप जो उसके वो हैं एम्प्लॉयज़ होते हैं वही उस सब चीज़ों को जो सा है वो इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कि वो सब खुद ही से ही वो उसको हड़प कर लेंगे। तो अगर लेकिन वो थेफ्ट इसीलिए लगाए जाते हैं, एंटी थेफ्ट टैग्स इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि उनका कोई डाटा मौजूद रहे कि कौन सी चीज़ कितनी मकदार में मौजूद है और कितनी सेल हो रही है। तो ये श्रिंकेज एंटी थेफ्ट टैग्स जो है वो पोरली डिज़ाइन किए गए हैं। या क्या है कि एक्सपेंसिव मर्चेंटाइजिंग आउट इन दी ओपन, कि जो आपके पास आपने परचेज किया वो जहाँ से आपने परचेज की उसके रेट्स कौन से हैं वो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये तो रेट्स उसमें जो आपने लिए हैं वो ही इतने हाई हैं कि वो बाकी जो मौजूदा करंट मार्केट है उसमें वो बाकी शॉप्स में से बाकी जो वेंडर्स हैं वो उसको लेस प्राइस में वो आप अवेलेबल हैं उनके पास और आपके पास वो हाई प्राइसेस में, देयरफॉर जो कस्टमर है वो वहाँ पर नहीं आ रहा। और शॉप लिफ्टर्स का वही कि जो इसको रन कर रहे हैं शॉप को, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है जिसकी वजह से जो इन्वेंट्री का प्रोसेस है वो बहुत जो है उस पर क्वेश्चन मार्क है, वो जो सा सेटिस्फाइड नहीं है। अब एम्प्लॉयज़ का क्या है, अब एम्प्लॉयज़ किस किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं चीज़ की सेल पर, और शॉप लिफ्टर्स कौन से हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब एम्प्लॉयज़ का क्या हो सकता है कि उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, कि कस्टमर तो आते हैं लेकिन एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे हैं जो इन्होंने उनके साथ डील करना है वो उनका एटीट्यूड उनका बिहेवियर नहीं है ऐसे अच्छा, या उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो न्यू ट्रेनी है ना, उन्हें पता नहीं है क्योंकि हर चीज़ के लिए खास एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। तो अगर वो न्यू एंट्री आपको पता है कहीं पे भी कोई नया बंदा एक काम को शुरू, पहले हम कहते हैं उसका एक्सपीरियंस लिया जाए, किसी ने भी कोई काम शुरू करना है तो पहले हम वहाँ जाकर उसको वो ट्रेनिंग लेता है ना उसकी,
तो एट द विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसका एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो उसमें अपने नॉर्म्स ऐड करता है और उससे उसकी जौन सा किसी भी कहते एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्निंग होती है। फिर क्या है उसके बाद क्या हो सकता है कि उनको ये इसके कॉजेज आ गए, कॉज एंड अफेक्ट, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जब उनकी ट्रेनिंग दिलाई जाएगी तो उससे उसको बेनिफिट्स होंगे ना, और क्या होगा उससे प्रैक्टिस उनको इस तरह की करवाई जाए तो ये उसके इफेक्ट होंगे कि उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, उनको ट्रेनिंग कराई जाएगी, दोनों सूरतों में, जिससे उसकी ये वाला जो इशू है इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज कॉज एंड अफेक्ट डायग्राम। श्रिंकेज और किस वजह से देखा कि शॉप लिफ्टर जौन से हैं कि जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वही पुअर है, या दूसरी सिचुएशन क्या थी कि एक्सपेंसिव किया गया हुआ है, और तीसरी क्या है कि कोई सिक्योरिटी है ही नहीं है ना। तो ये दो फैक्टर्स थे इस एक खास प्रॉब्लम में। इसी में अगर हम इसमें आगे देख लें, अच्छा जी उसके बाद क्या करते हैं कि अब हम इस आपने यूज द फिनिश डायग्राम टू ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस टू द मेन प्रॉब्लम, कि उस एक मेन प्रॉब्लम जो कि मेंशन की गई है उसमें आपने उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की। हमने देखा कि एम्प्लॉयज से इन्वॉल्व, शॉपलिफ्टर्स इन्वॉल्व थे, तो एम्प्लॉयज किस किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं और उसका क्या हल है कि उनका एटीट्यूड पुअर है या वो न्यू ट्रेनी है तो उनको हमने कैसे एक्सपीरियंस देना है, कैसे उनका पॉलिश करना है उनका एटीट्यूड। तो ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग आती है, ठीक है जी। इसको हम एक और भी मैंने डाउनलोड किया था, उधर से देख लेते हैं, शेयर पे चले जाएं। इसमें भी एक और एग्जांपल थी, ये देखिएगा, इसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम मेजरमेंट। कोई सा भी हम यहाँ पे अदर कोई एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे दी हुई है कि नहीं। नॉन क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसीलिए हमने कहा ये हम क्वालिटेटिव है, यहाँ इसको जो है डेमोक्रेटाइज कर दिया स्टैटिस्टिक्स को। समटाइम कॉल्ड द 5M डायग्राम, क्योंकि मैन मशीन मटेरियल मेजरमेंट मेथड्स हम सबको एड्रेस करते हैं इसमें। और यहाँ पे इसका इफेक्ट आता है कि प्रॉब्लम क्या थी, वो किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करना है, मैन कितने इन्वॉल्व है, मटेरियल कितने इन्वॉल्व है, मेजरमेंट कैसे की जा रही है, एनवायरनमेंट कैसा है, मेथड कैसा है, मशीन कैसी है। सपोज हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि एक हॉस्पिटल है और यहाँ पर कौन सा है एक MIR एनालिसिस हो रहा है, लेकिन वो जो एनालिसिस है वो उसमें जो हमारे पास मशीन्स तो दो हैं, लेकिन जो शिकायतें हैं वहाँ पर और जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत पुअर है पेशेंट के नंबर ऑफ पेशेंट के लिहाज से। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, तो इसमें ये पहली बात है कि मैन कितनी तरह के मैन इन्वॉल्व हैं। अब देखें, अब एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आपने MIR एनालिसिस के लिए आपने वहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर में जाना है। डायग्नोस्टिक सेंटर में जाने के लिए पेशेंट को कैसे जाना पड़ेगा, कुछ पेशेंट हैं जो कि चल के चले जाएंगे, कुछ पेशेंट हैं जिन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पेशेंट हैं जो कि डॉक्टर उनको रेकमेंड करता है, लेकिन वो जो भी थोड़ा बहुत उसका खर्चा पानी होता है वो उसको उसके अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारे इसमें इन्वॉल्व है। एक ये इन्वॉल्वमेंट कितनी तरह के लोगों की है, वो सब जो कि पेशेंट है, इसके अलावा और कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, जिसने वो सेकंड हमारे पास आ जाता है कि जो ट्रेनर जो वहाँ पर मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिन्होंने वो एनालिसिस को करना है, ठीक है ना। अब ये वहाँ पे भी होता है कि दो मशीन को चलाने वाला कोई और होता है और डायग्नोस करने वाला कोई और होता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट तरह के लोग हैं। अब यहाँ पे ये सारे मैंस जोन से अब यहाँ पे नंबर 1 पेशेंट आ जाएगा, नंबर 2 जो एक्सपर्ट मशीन जो है वो टेक्नीशियन आ जाएगा, उसके बाद जो डायग्नोस्टर डॉक्टर है इमेजिंग को जैसे स्टडी करना है वो आ जाएंगे। तो ये सारे हम यहाँ पे ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे बॉन के ऊपर स्केलेटन जौन सी है वो कम्प्लेक्स होती जाएगी। अब मटेरियल कौन सा इन्वॉल्व है, अब MIR के लिए सपोज मटेरियल हमें कैसा चाहिए, मशीन चाहिए ना, मशीन चाहिए, तो मशीन तो दो हैं वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी है। अब उस मशीन को करने के लिए जिसके ऊपर आपने रिजल्ट देना है वो उसके लिए एक फ़ाइल होती है। तो अब वो फाइल वो यहाँ पे आपके पास वो मटेरियल सपोज लोग भी हैं, सारा प्रोसेस ठीक जा रहा है, लेकिन रिजल्ट को आपके पास जो फोटोग्राफिक प्लेट्स है जो कवर है वही अवेलेबल नहीं है ना, तो फिर ये सब चीज़ें जो सी हैं वो फेल हो जाएंगी, ठीक है। मेजरमेंट का क्या है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट तो मौजूद है, मेजर मशीन मौजूद हैं, सारा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन क्या है कि उसको स्टडी करने के लिए जो लोग हैं वो मौजूद नहीं है, या जो स्टडी किया जा रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो या जो टेक्निक जो आपके इंस्ट्रूमेंट है उसी को आपको उसको टेक्नीशियन कौन सा है वो भी एक्सपर्ट नहीं है, जिसकी वजह से उसको उसको कैलिब्रेट नहीं करना आ रहा, उसको ठीक तरीके से रन नहीं करना आ रहा।
इन्वायरमेंट कैसा है जी, अगर वो मशीन का भी इन्वायरमेंट होगा, लोगों का भी इन्वायरमेंट होगा, कस्टमर जो पेशेंट है उनका भी इन्वायरमेंट होगा, तीनों तरह के इन्वायरमेंट्स को हम यहाँ पे जो सा है ऐड ऑन करते जाएंगे। मेथड कौन सा इन्वॉल्व करना है हमने, वो मेथड कौन सा हो सकता है, वो मशीन चलाने का मेथड भी हो सकता है, वो डायग्नोसिस का मेथड भी हो सकता है, और वो मेथड कौन सा है, वो पूरा सिस्टम कौन सा है, वो जो आपके पेशेंट को डायग्नोसिस के लिए जो रिकमेंडेशन से लेके जो रिजल्ट्स देने तक है, वो सारे इसमें मेथड्स इसमें आ जाएंगे। और फिर यही बात कि ये मशीन कौन सी है, वो कौन सी इन्वॉल्व है, वो आउट ऑफ ऑर्डर है, वो इन ऑर्डर है, वो कितनी पुरानी है, उसकी जो उसके साथ उसका सारा पूरा उसकी जो लॉग बुक है वो मेंटेन है या नहीं है, तो ये सारे हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि सपोज क्या है कि जो सा रेट है लोगों की, जो पेशेंट है उनकी शिकायत बहुत ज़्यादा है, लोगों को महीने के बाद का टाइम मिल रहा है, तो रीज़न क्या है। ये जब हमारे पास हम इन सब को फिल आउट कर देंगे तो हम देखेंगे कि हाँ जी मशीन तो है, दो मेथड भी ठीक है, इन्वायरमेंट भी ठीक है, मेजरमेंट का तरीका भी ठीक है, मटेरियल भी मौजूद है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि टेक्नीशियन जिसने रन करना है, मशीनें तो दो हैं लेकिन टेक्नीशियन एक है। तो अब प्रॉब्लम क्या आ गई आपके पास यहाँ पे, ये यहाँ से कॉज एंड इफेक्ट कि प्रॉब्लम क्या है ये और इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, यहाँ से हमने इसको डायग्नोज कर लिया, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया। इन दिस वे द इशिकावा जौन सा है वो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जौन सी है वो हेल्प आउट करती है किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है पेरिटो एनालिसिस होता है। ठीक है जी, पेरिटो एनालिसिस क्या होता है, मैं पहले बुक से आपके पास चली जाती हूँ ताकि आप इससे भी थोड़ा सा पता रहे आपने क्या क्या पढ़ लिया जी। पेरिटो चार्ट है, पेरिटो चार्ट क्या करता है, गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द यूज ऑफ पेरिटो प्रिंसिपल विच मीन्स 80% of the effect comes from 20% of the cause. Pareto chart present the information related to the various problems or causes of the problem and help to set the priorities for their solution in the form of bar graph. ठीक है जी, इस तरह से ये उसकी चार्ट सा बन जाता है। क्या कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम, जिस तरह मैंने अभी एक प्रॉब्लम डिस्कस की है कि उसमें जो उसकी एफिशिएंसी है, किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसका जो 80% एफिशिएंसी है वो किस पे इफेक्ट कर रही होती है, 20% कॉस्ट। अगर हम उसके सिर्फ 20% इशू को, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे ना, लेकिन अगर हम सिर्फ 20% को अफेक्ट को एड्रेस कर लेते हैं तो 80% अगर हम 100% उसका अफेक्ट या उसका जो है वो नहीं गुड़ खा सकते, मैक्सिमम नहीं उससे आउटपुट ले सकते, तो लेकिन उसका जो 80% की आउटपुट हम ऑब्टेन कर सकते हैं उस 20% कॉज को एड्रेस करके, कि सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट होता है। अब वो ही मेन पॉइंट अभी जो हमने देखा, हमारे हमें जो इशिकावा डायग्राम थी, फिशबोन डायग्राम थी, उसने बहुत सारे फैक्टर से इंट्रोड्यूस करा दिया। अब उससे आगे हमने चलना है कि इनमें से सबसे मेन फैक्टर कौन सा। मेन फैक्टर के लिए फिर हम क्या करते हैं, पेरिटो चार्ट्स की तरफ आते हैं। तो पेरिटो चार्ट कौन सा है, पेरिटो चार्ट फिर कैसे हेल्प आउट करता है इसको हम देखते हैं इससे फिर फर्दर। जी, पेरिटो चार्ट की तरफ हम आते हैं। हिस्टोग्राम हमने देख लिया है। कंट्रोल चार्ट आ गया इसमें, पेरिटो के लिए हमें दूसरी डायग्राम को जाना पड़ेगा।
इसमें भी पेरिटो की जॉन सी ना एग्जाम्पल नहीं है, चेक शीट है। कैसे वो अफेक्ट करेगा देख लेते हैं एक दफ़ा इसको। कंट्रोल चार्ट है इसको, चलो फिर हम इसको पहले कंट्रोल चार्ट, लेकिन ये पेरिटो ज़रा हो जाता तो अच्छा था। देखते हैं कुछ है इसमें। ये आ गया। पेरिटो एनालिसिस इज वेरी सिमिलर टू हिस्टोग्राम है, और इसमें क्या है बेसिकली इट यूज द 80-20 रूल। मैंने बता दिया कि 80% एफिशिएंसी को ऑब्टेन किया जा सकता है बाय फोकसिंग ऑन द 20% कॉज। यूज ऑफ परसेंटेज टू शो इम्पोर्टेंस, कि हमने इसमें परसेंटेज में शो करना है रिजल्ट्स को। सपोज वही पिज़्ज़ा एग्जांपल वाली उसने ली है, पिज़्ज़ा की एग्जांपल ली एक्मे पिज़्ज़ा वाली के 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हमने डाटा को अरेंज कर लेना किस तरह से कि 0 एक जो सा कस्टमर आया था वो आया, लेकिन उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। दूसरा जो 1 स्लाइस था वो 33 लोगों ने ऑर्डर किया, 2 स्लाइस 65 लोगों ने ऑर्डर किए, 3 जो है वो 8 लोगों ने ऑर्डर किए, 4 12 पीपल ने ऑर्डर किए, 5 6 जो है वो किसी ने भी ऑर्डर नहीं किया, और 7 जो है वो एक पर्सन ने ऑर्डर किया। तो अब आपने देखना है कि जितनी फ्रीक्वेंसी है वो टोटल का कितने परसेंट है, तो हमने परसेंटेज निकाल देना, ठीक है ना। तो टोटल आपके पास ये कितने हो गए, यहाँ से फ्रीक्वेंसी से आप इसको जमा कर लोगे तो ये कितने बन जाते हैं, 8 2 10 10 5 15 15 और 4 19, यहाँ पे 19 और 1 20 सिफर आ गया, और 3 6 9 और 1 10 और 1 11 110। फ्रीक्वेंसी क्या है 110 लोग जो से हैं वो आए सपोज, ठीक है ना। तो अब आपने इसमें से फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज कर लेंगे 1/110 मल्टीप्लाई 100 आप मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में करोगे, तो ये आपके पास कैलकुलेट करके आपने यहाँ परसेंटेज लिख लेनी है कि हर डिमांड हर जो पीस की जो डिमांड थी, नंबर ऑफ पीसेस की जो डिमांड थी वो कितने परसेंट थी। ठीक है जी, परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद आपने यहाँ पे फिर क्या करना है कि परसेंटेज टाइम्स ऑफ ऑर्डर। अब आपने देखना है कि फ्रॉम, अब वहाँ पे हम जाते थे कि जो है वो एक सीक्वेंस में चल, यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है कि सबसे ज़्यादा फैक्टर्स को जो है वो एक आपके पास इस तरह से एक सीक्वेंस में आपके पास ये बार ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या आएगा कि 2 जो था पीसेस वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए गए थे वो हमने सबसे पहले कर दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम ही की तरह है, लेकिन इसमें वहाँ पर क्या होता है कि हम एक तरतीब से चलते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास इसकी सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा विद रिस्पेक्ट टू देयर डिमांड, ठीक है। उसके बाद फिर 1 पीस की डिमांड थी, फिर 4 की, फिर 3 की, फिर 7 की, और 5 और 6 की कोई डिमांड नहीं थी। तो इसके नतीजे में क्या होगा आपके पास, पेरिटो एनालिसिस ने हमें ये बताया कि जो आपका 2 पीस का ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा सेल होगा, और 1 पीस जो है वो उससे कम होगा, 4 जौन से हैं वो उससे कम, 3 और 4 ऑलमोस्ट इक्वल है, और 7 जौन सा है वो फिर एक जौन सा कस्टमर था उसने ऑर्डर प्लेस किया। तो इन दिस वे आपने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कॉम्बिनेशन जाना है वो इन दिस एग्जांपल दिस इज़ द 2, और जो एक हमने दूसरी एग्जांपल ली है जो कि MIR डायग्नोस्टिक लैब है किसी हॉस्पिटल में। तो उसमें अब हमारे पास क्या था कि उसमें कितने परसेंट कितने लोग इन्वॉल्व थे, मशीन कितनी इन्वॉल्व थी। तो उस तरह से हम अपने सारे फैक्टर्स को उसी तरह से वो पूरा एक डाटा सेट होगा और उसमें हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। वो उधर किसी लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसकी एग्जांपल को दे दूँगी, डाटा सेट दे दूँगी, उसमें फिर आप उसका पेरेटो एनालिसिस करके उसका एनालिसिस करोगे। देन उसका इशिकावा, पहले इशिकावा डायग्राम ड्रा करोगे, फिर हिस्टोग्राम ड्रा करोगे, फिर पेरेटो एनालिसिस उसका करेंगे आप, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमें एक हमारे पास अनदर टूल आ गया जो कि हमें ये बताता है कि जो आपका मैक्सिमम सेल है वो इस तरह से 2 पीस की होनी है, और ये आपकी 80% एफिशिएंसी को आपके जो इस डे की 80% डिमांड थी वो जो है उसकी प्रोसेस की एफिशिएंसी को ये शो कर रहा है।
हाउ डज द पेरेटो एनालिसिस डिफर फ्रॉम द हिस्टोग्राम, ये कैसे उससे डिफरेंट है। आपको मैंने बता दिया कि वहाँ पे हमारे पास है ये हिस्टोग्राम की टाइप, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक मेन फैक्टर आ जाता है। हाउ कैन दिस बी यूजफुल टूल टू द एक्मी बॉस, एक्मी का जो बॉस है उसके लिए कैसे ये यूजफुल टूल है कि उसके कितने जो है वो बॉक्सेस अगर बनवाने हैं, या उसमें सपोज कि वो बॉक्सेस ही की अगर हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, या अगर वहाँ पे वेटर मौजूद होने चाहिए तो कम से कम कितने होने चाहिए हर कस्टमर को डील करने के लिए। तो ये सारा हम एनालिसिस कौन सा है, हम सारी अरेंजमेंट इस एनालिसिस की बेस पर कर रहे होते हैं। फ्लो चार्ट आपने पढ़ लिया था, यहाँ से एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि ग्राफिकल पिक्चर होती है किसी भी प्रोसेस की, कि प्रोसेस कैसे चलना है, डिसीजन कैसे लेना है, प्रोसेस फ्लो क्या होगा। और इसमें हम पहले सिंबल्स को जो है इसमें बताया है कि हम पहले डिफाइन करेंगे सिंबल्स को बिफोर बिगिनिंग, स्टे कंसिस्टेंट, चेक द प्रोसेस आइदर इट इज़ एक्यूरेट और नॉट। इस तरह मैंने आपको इसमें है कि ये भी पिज़्ज़ा शॉप ही की है कि स्टार्ट विंडो होगी, फिर कस्टमर का ऑर्डर यहाँ से प्लेस करना शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे वो आइधर पेमेंट करेंगे, पेमेंट कर दी होगी तो उनको पिज़्ज़ा दे दिया जाएगा, नहीं पेमेंट करेंगे तो उन्हें पिज़्ज़ा नहीं दिया जाएगा। अब जो पिज़्ज़ा आ गया है 2 पीस अवेलेबल है या नहीं है, अगर तो हैं 2 पाइस अवेलेबल हैं तो देख कर कस्टमर लेगा और यहाँ से फिर चला जाएगा। जब फिर अगर नहीं होगा तो फिर हम उसको मज़ीद उसे ओवन में रखेंगे और फिर उसे वेट कराएंगे, देने के बाद फिर वो यहाँ से मूव ऑन करेगा। टाइम टू क्लोज़ अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं उसको लॉकअप पे चला जाएगा। अगर टाइम टू क्लोज़ नहीं हुआ तो फिर वो दोबारा ये सिलसिला इस तरह से ये फ्लो चार्ट का सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है जी। वांट सम प्रैक्टिस क्या है इसमें कहा है उन्होंने कि अगर आपने फ्लो चार्ट बनाना है, किसका बनाना है, हैविंग अ पार्टी का, ड्राइविंग अ कार का, कुकिंग डिनर का। और आप इसमें भी किसका फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था कि आप किसी गारमेंट्स फैक्ट्री का या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बनाइएगा। नेक्स्ट टूल है जी स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या करता है, स्कैटर प्लॉट जो है 2 डायमेंशनल एक्स वाई प्लॉट है, यूज टू शो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, दो वेरिएबल्स को अब उससे डिस्कस करना है, एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। अब वो डिपेंडेंट कौन सा है कि जो आपके पास पाइस बन रही हैं, जो आपके पास एक्मी पिज़्ज़ा है, तो उसे कुकिंग के लिए कितना टाइम चाहिए। इन दिस सिंपल एग्जांपल यू कैन फाइंड द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन मच डिफ़िकल्टी बट, लेकिन क्या है कि इससे आपको ये कुकिंग टाइम है और यहाँ पे 8 डिफेक्टिव पाइस बनी है, 45 मिनट की कुकिंग में 5 बनी है 30 की, 75 20 में 60। तो ये डाटा सेट उन्होंने एक दिया हुआ है। अब डिफेक्टिव पाइस कुकिंग टाइम, ठीक है ना, वो पाइस जिनको जो कुकिंग टाइम के साथ अगर हम डिफेक्टिव पाइस देखते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ इस तरह से इजी टू सी डायरेक्ट रिलेशनशिप कि जितना कुकिंग टाइम ज़्यादा कर रहे हैं डिफेक्टिव पाई भी उतनी ही ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब है कि जो कुकिंग टाइम है वो अफेक्ट करता है जो आपके पास पिज़्ज़ा की जो स्लाइसेस हैं वो कितनी अच्छे से कुक हो रही है। तो हमें हमारी जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पाइस की नंबर जो कम है वो क्या है, वो ये सपोज कि 10 मिनट्स जो है टाइम वो एनफ है उसकी कुकिंग के लिए। बट डज दिस टेल एक्मी मैनेजमेंट अबाउट दिस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट बताएगा कि कैसे हम इसको कम से कम कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। तो अब हमने क्या 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 देख लिया, फ्लो चार्ट देख लिया है, उसके बाद हमने चेक शीट देख ली थी, उसके बाद चेकलिस्ट देख ली थी, चेक के बाद हमने जो बोन एंड फिश डायग्राम देख ली, उसके बाद हमने देख लिया पेरेटो एनालिसिस क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, स्कैटर प्लॉट क्या होता है, और एक हमारा रह गया है वो अभी मैंने ये स्कैटर प्लॉट स्कैटर डायग्राम, ये हमने बता दिया है कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक दूसरे से अलहदा करती है। इसको हम इधर से बुक से भी देख लेते हैं। जी, correlation between two things can be studied by plotting the scatter diagram. It helps to understand how two or more variables change together. ठीक है जी, अब वही बात कि हमने दो पैरामीटर्स को सिर्फ हमने कंसिडर करना होता है और इसमें फिर हम ये देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैसे अफेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कैसे
इन्हांस करती हैं। अच्छा, एक और ये कंट्रोल चार्ट क्या है आपके पास, कंट्रोल चार्ट में हम उसमें टाइम मेंशन करते हैं। द क्वालिटी कंट्रोल टूल प्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ द क्वालिटी प्रोसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट फोकस ऑन मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ओवर टाइम। अब क्या हमारे पास कि हमेशा इसमें जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उसमें हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका इफेक्ट देखना होता है, जिसे हम कंट्रोल चार्ट कहते हैं। जिस तरह मैंने बताया, ये 3 सैम्पल 6, 9, 12, 15 और ये जो डायग्राम है कंट्रोल चार्ट की, ये मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो है, मैक्सिमम मिनिमम रेंज क्या आपके सैंपल्स की आई है और मैक्सिमम रेंज क्या आई है। जो मिडल लाइन है, सेंटर लाइन है, बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं वो इसके करीब, सेंटर लाइन के करीब फॉलो ऑन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि हम इसको किस तरह से कंट्रोल चार्ट में विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे इसकी एनालिसिस हो रहा है। इसको हम देख लेते हैं किसी कंट्रोल चार्ट, इसमें अच्छा था। अच्छा, ये नहीं है, दूसरा में देख लेते हैं। रन टाइम जो है ना वो इसमें इन्होंने बताया हुआ, इसको रन टाइम है। तो ये वाली प्रेजेंटेशन है, ये कंट्रोल चार्ट है रन टाइम, इसमें दूसरा नाम है इसका रन चार्ट। टाइम बेस्ड है, एक्स एक्सिस पे विद द पैसेज ऑफ टाइम है, ये साइक्लिक हो सकता है। लुक फॉर पैटर्न्स, हमने पैटर्न स्टडी करने हैं। जिस तरह मैं बता रही हूँ कि अगर सपोज हम पिज़्ज़ा की हमने एग्जांपल दिया कि पिज़्ज़ा में हम देखते हैं कि वन डे में हमने सुबह जो आपका 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक पिज़्ज़ा बना है, तो उसमें जो डिफेक्टिव पीसेस बने हैं वो हमने एनालिसिस करने हैं कि वो किस टाइम पे सबसे ज़्यादा जाते हैं ना। तो सपोज़ हम देखते हैं कि नॉर्मल पीस की जो एक एग्जांपल यहाँ से लेते हैं। ये हम ले लेते हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो कैसे फॉलो ऑन कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 16 इंच का पिज़्ज़ा है। एवरेज डायमीटर उसका कितना होना चाहिए, 16 इंच। अपर लिमिट उसकी जो उसको बनाते हैं वक्त 17 इंचज़ का हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम वो 1 इंच का उसमें प्लस माइनस ऐड ऑन हो सकता है, लोअर लिमिट का हो सकता है। अब हमने ये देखना है कि 16 इंच नॉर्मल थी इसकी, और ये पूरा जो हम सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हमने देखा कि कितने पिज़्ज़ाज कौन से नंबर हैं। ये बना नॉर्मल, ये नॉर्मल बना, ये थोड़ा सा उससे 16.2 बन गया, ये आपके पास जो है 15 बन रहा है। ये नीचे लोअर लिमिट है ना 15 इंचज़ की। तो अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये टोटल मैक्सिमम और ये अपर लिमिट जो है वो कितनी एवरेज के कितना इसमें डेविएशन हो रही है उसके स्टैंडर्ड साइज से, ठीक है। तो इसको स्टडी करके किया है हमने, किसके साथ किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमने फुल इसमें डे का देखा है कि मैक्सिमम, अब क्या है मैक्सिमम जो है वो आप देखिए कि डेविएशन कहाँ पर आई है, इस जगह पे आई है, ठीक है ना। ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम डेविएशन आ रही है। तो इसमें हम एड्रेस करेंगे कि ये किस वजह से हुआ है। आइदर जो उस वक़्त में आपका शेफ़ था उसके जो है उसके में कुछ प्रॉब्लम थी, या फिर ये कि जो उसमें मटेरियल या मेथड यूज़ किया गया था जिसमें यीस्ट डाला गया और उसके लिए उसको एक सेट स्टैंडर्ड था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, उसके रॉ मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम आई है कि डेविएशन जौन सी है वो इस वक्त में ज़्यादा हुई है। तो इस वक्त में फिर हम एड्रेस कर सकते हैं इस इशू को, क्या था शेफ़ की ड्यूटी चेंज हुई थी या कोई रॉ मटेरियल पहला ख़त्म हो गया था और हमने नया रॉ मटेरियल उसके अंदर ऐड किया था। तो इस तरह के एनालिसिस को करने के लिए इसमें ये हम सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं अपने इसको देखने के लिए। जैसे हम जो लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और उसमें हमने आयरन कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, वाटर है, वाटर में आयरन मौजूद है, तो जो उसका एनालिसिस आ रहा है वो एनालिसिस कर रहे हैं तो कितने उसमें कितने परसेंटेज एनालिसिस जौन सा है वो जो कैलिब्रेशन हो रही है इंस्ट्रूमेंट की नहीं हो रही है, रिजल्ट ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उस सारे को भी हम यहाँ पे एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं। लेकिन ये है बेसिकली इंडस्ट्री का कोर्स है, आपकी मार्केटिंग का कोर्स है ये वाला, इसमें कि किस तरह से मार्केट, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट जौन से हैं वो अपनी क्वालिटी कंट्रोल, आपके डिपार्टमेंट क्यूईसी है ना, क्यूईसी जौन सा वो रैंकिंग करता है कि किस तरह से
इस सिस्टम को हम उसके अंदर मज़ीद बेहतर से बेहतर जौन सा है वो स्टेप्स दे सकते हैं और उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 7 टूल्स से जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं, आपको पता चल गया है कि ये किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे ये अफेक्ट करते हैं और इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जी, आज के लिए इतना है। आपको हैंड आउट्स मैंने पहले ही शेयर कर दिए मैं इसके, तो इसको पढ़ लीजिएगा और फिर आप मुझसे किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कर लें। और आप इन सब का आप लोग बल्कि जो डायग्राम ये सब सातों टूल्स कौन से हैं वो अप्लाई करें। कि प्रॉब्लम मैं आपको बता देती हूँ, प्रॉब्लम क्या है जी, कि जो आपकी सपोज हम कौन सी एग्जांपल्स यहाँ पे लें कि जी, आप ये लीजिएगा कि जो परसेंटेज है सीजीपीए है स्टूडेंट्स की, वो 3.5 से ऊपर जा रही है। मेजॉरिटी 80% जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सीजीपीए जो ईयर 2020 था उसमें 80% लोग बच्चे स्टूडेंट्स कौन से हैं उनकी सीजीपीए इज़ अबव 3.7। 80% स्टूडेंट्स की सीजीपीए 3.7 से ऊपर है। ठीक है जी। तो ये लेकिन क्या होता है कि जो मार्केट में जब वो जाते हैं, जो उनकी एफिशिएंसी है वो जो है इट इज़ वेरी पुअर एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स पास आउट इन 2019 विद द सीजीपीए 3.3। जो 2019 में जिनकी स्टूडेंट्स की सीजीपीए 3.3 थी, उनसे एफिशिएंसी उनकी कम है, जबकि उनकी सीजीपीए वो ज़्यादा है। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है, एफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ students pass out in 2020 with a CGPA above 3.7। तो अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, इसकी आपने शिकावा डायग्राम ड्रॉ करनी है। शिकावा डायग्राम ड्रॉ करके फिर आपने इसका पेरेटो एनालिसिस करना है। पेरेटो एनालिसिस करके आपने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। फिर आपने इसके ऊपर एक और कौन सा इसमें फैक्टर लग सकता है, स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो 3 टूल्स को आपने इस एक प्रॉब्लम पे अप्लाई करना है। ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट कौन सा लेक्चर होगा वो मैं आपके साथ, हमारी ये डिस्कशन होगी क्वालिटी कंट्रोल पर ही, और देन फिर हम उससे नेक्स्ट क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।